अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर नंबर 17 में से आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है सुपर कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स का नाम तो आपने सुना हुआ है, जबकि सुपर कंडक्टर्स आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो हम कंडक्टर्स को लेकर ही आगे बढ़ेंगे और कंडक्टर्स की सबसे पहले बात करेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, उन फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और करंट को एम्पेयर्स में मेजर किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर के अंदर ये जो चार्जेस फ्लो करते हैं, जिसको मैंने फ्लो ऑफ चार्जेस को फिर इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया है, इन चार्जेस को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस को फिर ओवरकम करने के लिए हमें कंडक्टर को कनेक्ट करना पड़ता है एक वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स होता है बेसिकली इसका काम एक बिल्कुल पंप की तरह का होता है, यानी कि वो चार्जेस को पंप करता है और ये चार्जेस फिर आगे इजीली पास आउट होते हैं और आगे रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए आगे चले जाते हैं और इन फ्लो ऑफ चार्जेस को फिर हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में एक और बात भी आपने पढ़ी थी और वो ये थी कि तमाम कंडक्टर्स के लिए ये जो रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। अब इसी पॉइंट को आपने जहन में रखते हुए अगली बात को अंडरस्टैंड करना है। और वो अगली बात क्या है? वो अगली बात ये है कि अगर आप टेम्परेचर को, जैसे मैंने बोला है कि कम करते जाएं, तो रेजिस्टेंस भी कम होती जाती है। तो अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएं और इतना कम कर दें कि रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी तो वही कंडक्टर फिर कहलाएगा सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर की क्या डेफिनेशन होगी? सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन ये है कि मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स डाउन टू ज़ीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक ख़ास टेम्परेचर पर, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो जैसे मैंने बोला कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर, यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर पर ये मटेरियल्स जो हैं वो बन जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो उस ख़ास टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उस ख़ास टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर हमारे पास इस एक्सेस पर टेम्परेचर है और अदर वाई एक्सेस पर हमारे पास इधर रेजिस्टेंस है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू को कम करते जाते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो आप कुछ मटेरियल्स का इस तरह का बिहेवियर देखते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हैं रेजिस्टेंस भी साथ साथ डिक्रीज़ होती जाती है। लेकिन ज़ीरो केल्विन से बहुत पहले एक ख़ास टेम्परेचर आता है, उस सर्टेन टेम्परेचर पर जब आप पहुंचते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अचानक से ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस सर्टेन टेम्परेचर पर जब ज़ीरो होती है तो इस सर्टेन टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और इस क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद रखना है, माइंड में रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस सुपर कंडक्टर्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी। तो इन 1911 Kamerlingh Onnes discovered first ever superconductor while studying the electrical properties of mercury at very low temperature of 4.2 Kelvin। यानी कि सबसे पहले कैमरलिंग ने ये सुपर कंडक्टर्स की डिस्कवरी की थी और जब वो स्टडी कर रहा था मरकरी को एट वेरी लो टेम्परेचर, तो बहुत कम टेम्परेचर पर जब ये कैमरलिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर रहा था मरकरी की, तो तब उसने डिस्कवर कर लिया था सुपर कंडक्टर्स को।
तो ये कुछ हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है सुपर कंडक्टर्स का। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कुछ सुपर कंडक्टर्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, ये 1.1 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसी तरह से अगर हम टिन की बात करें तो टिन 3.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है, और जो लेड है ये 7.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हम टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज़ करते जाते हैं तो कुछ कंडक्टर्स जो हैं वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर अचीव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर है। जैसे ये देखें 1.1 केल्विन, 3.2 केल्विन या फिर 7.2 केल्विन, ये बहुत कम टेम्परेचर है। तो क्या कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनको हम लोग टेम्परेचर कम करने की बजाय अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, बल्कि तो क्या वो उस टेम्परेचर पर ज़्यादा टेम्परेचर करने पर भी सुपर कंडक्टर बन सकते हैं? तो कुछ हमारे पास मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो ये जैसे ये बहुत कम टेम्परेचर है, इस कम टेम्परेचर की बजाय वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि इसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। उन टेम्परेचर्स को हम लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, और ये हाई सुपर कंडक्टर्स जो हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर above boiling point of liquid nitrogen are called high temperature superconductors। तो आपने याद रखना है कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स सिंपली जिनका जो सुपर कंडक्टर्स बनते हैं 77 केल्विन से अबव, उनको हम लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। और जो इससे कम टेम्परेचर पर, जैसे ये सारे हमारे पास मटेरियल्स हैं जो बहुत कम टेम्परेचर, जो 77 केल्विन से कम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बन रहे हैं, हम इनको बोलते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। जो 77 केल्विन से अबव इस टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, उनको हाई टेम्परेचर, और जो इससे कम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बनते हैं हम उनको लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली ये जो 77 केल्विन है ये बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन का। तो आपने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की इस तरह से ये डेफिनेशन भी माइंड में रखनी है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेना है और इसको आपने याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की, यानी कि पहला जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है वो हमारे पास है येट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, येट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड ये सबसे पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। तो ये कुछ लाइंस मैंने आपकी बुक से ही ली हैं रिसेंटली। अ कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नोन एज येट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड हैव बीन रिपोर्टेड टू बिकम अ सुपर कंडक्टर, यानी कि ये येट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड जो है ये रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और ये कितने टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बना है? ये 173 केल्विन पर, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है उसकी निस्बत जो हम पिछले कंडक्टर्स की बात कर रहे थे सुपर कंडक्टर्स की। जैसे मैंने लिक्विड नाइट्रोजन वाले मैंने कहा था कि 77 केल्विन से अबव टेम्परेचर पर जो सुपर कंडक्टर्स बनते हैं हम उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर जो है उस 77 केल्विन से डबल भी, अगर हम डबल भी कर दें तो फिर भी उससे ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, ये 77 केल्विन से अबव जितने भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बनते हैं हमने उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बोला था। तो ये 173 केल्विन पर ये सुपर कंडक्टर बन रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी डबल वैल्यू से भी ज़्यादा पर बन रहा है। तो ये भी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में आएगा और ये फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि ये येट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड जो है ये फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। और इसको डिस्कवर किसने किया? प्रोफेसर याओ लियन ली। ठीक है, प्रोफेसर याओ लियोन ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर है। इसने सबसे पहले इस फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को डिस्कवर किया है। इसके बाद एंड पे आपकी बुक ने कुछ सुपर कंडक्टर्स के यूजेस या एप्लीकेशंस लिखी हैं। ठीक है,
तो इन सुपर कंडक्टर्स के क्या यूजेस हैं? ये सुपर कंडक्टर्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन में यूज़ होते हैं, यानी कि एमआरआई मशीन जो होती है, आपने ये बात बायो में भी पढ़ी होगी। जो एमआरआई मशीन होती है ये कुछ इस तरह की होती है। इस एमआरआई मशीन में भी ये सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, यानी कि जो स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं लेकिन पावरफुल जो होती हैं, उनमें भी ये स्मॉल मोटर है जो बहुत पावरफुल है, इसमें भी सुपर कंडक्टर्स का यूज़ होता है। तो इसके बाद इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास यूजेस हैं इन सुपर कंडक्टर्स के, जैसे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स में इसका यूज़ है, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स में इसका यूज़ है। इसके अलावा फास्ट एंड स्मॉल सुपर कंडक्टिंग मोटर्स में इसका यूज़ होता है। माइक्रोवेव फ़िल्टर्स में इसका यूज़ होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में ये माइक्रोवेव फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, यानी कि स्क्विड, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ चुका है एक बार बोर्ड में, ठीक है, स्क्विड मशीन। ये स्क्विड जो है एब्रीवेशन है बेसिकली सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस का। ये चीज़ आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन स्क्विड लिखा हुआ है साइड इंफॉर्मेशन में आपकी बुक में। ये जो स्क्विड्स होते हैं ये यूज़ होते हैं ब्रेन में, जो ब्रेन की वजह से जो वीक मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वीक मैग्नेटिक फील्ड्स के सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए ये स्क्विड मशीन यूज़ होती है। ये एमसीक्यूज़ भी आ चुका है एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इन स्क्विड्स में भी, स्क्विड्स मशीन में, स्क्विड डिवाइसेस में भी जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं, ये सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग में भी ये जो इनका यूज़ है, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर्स फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं जिनमें फास्टेस्ट कंप्यूटर चिप्स यूज़ होती हैं, तो इनको हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स बोलते हैं, उनमें भी ये यूज़ होते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं जो आपकी बुक में एंड पर लिखे हुए हैं, 3-4 यूजेस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सुपर कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स के यूजेस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको सारी बातों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।